बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। हमने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलना है, तो जी आज के प्रोग्राम में ख़बरें भी शामिल करेंगे, कुछ सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन हमने मेहमानों को भी आज के मदऊ किया है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताना ये है कि जी जहाँ पर जश्न बहारा के हवाले से तकरीबात किया जा रहा है, वहीं पर कल्चरल डे के हवाले से भी लाहौरियों के लिए बहुत ही स्पेशल इवेंट का इनेकाद किया जाएगा, जिसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। निगरान हुकूमत की जानिब से 14 मार्च को पंजाब कल्चर डे मनाने का ऐलान किया गया है। पंजाब का कल्चर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, कल्चर डे मनाया जाएगा। और सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आमिर मीर की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया और इस इजलास में इन तमाम मामलात पर बातचीत की गई है। खैर आगे चल के हम डिटेल में ज़रूर आपसे ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के तलबा इसमें शिरकत कर सकेंगे। इसकी डिटेल्स आपके साथ आगे चल के हमने शेयर करनी है। बाकायदा आगाज़ आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये सस्ता, नई कीमत 267 रुपीज़ मुकर्रर। अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद। मंसूबा 3 अरब 10 करोड़ की लागत से 4 माह में मुकम्मल। पुलिस ने जमान पाक के रास्ते क्लियर करा दिए, कैंप ग्रीन बेल्ट पर मुंतकिल। और सर्विसेज अस्पताल में भत्ताखोरी का बाजार गर्म। डिटेल्स बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। आज की खबरें आप जान चुके हैं। इन खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर्स दुर्रे नायाब और इमरान यूनिस ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? पहली खबर हमारे पास है, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। अब आई डोंट नो इस पर शुक्र अदा करना है या फिर एक ठंडी आह भरनी है, क्योंकि नॉर्मली होता है पेट्रोल की कीमत बड़ी कम हुई, लोग कहते हैं कि जी चलो हमें रिलीफ मिल गया, कुछ तो हुकूमत ने हमारा ख्याल किया। लेकिन अब जहाँ 24 रुपये बढ़ा दिए जाएं, 5 रुपये कम कर दिए जाएं, बाकी अशिया जो पेट्रोल की कीमत की वजह से बढ़ जाती हैं उनका रेट वहीं का वहीं रहे, तो ये कौन सा आवाम के सर पर एहसान हुआ है? दुर्रे नायाब, बस गम इतने ज़्यादा हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ भी ना महसूस नहीं होती। हाँ। और दूसरी बात यह है कि ये बज़ाहिर लग रहा है कि किसी प्रेशर में जो मामूली सा रिलीफ दिया गया है। अब वो प्रेशर क्या हो सकता है? अब वो प्रेशर पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें नताइज देख के भी हुकूमत को बड़ी परेशानी का सामना होगा। उन्होंने कहा जी वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ करें, नहीं तो ये तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन ये रिलीफ वो है जो कि बनता नहीं था। एक्चुअली लोग ये भी कह रहे हैं कि रिलीफ इससे ज़्यादा बनता था और जो असम्बली भिजवाई गई उसके मुताबिक अगर रिलीफ दिया जाता तो ज़्यादा हो सकता था। अब ये एक सियासी स्टंट के अलावा वक्ती तौर पे जो जिस तरह आवाम निकल रही है, ये उम्मीद भी हो जाती है कि अच्छा अगर इस माह कम हुआ है तो नेक्स्ट मंथ या 15 तारीख तो कोई दीन ईमान नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं कि जो बिजली की भी कीमतों का रेला आने वाला है ना, उसके लिए भी अब ज़हनी तौर पे तैयार हो। और बड़े बड़े साहिब हैसियत लोग हैं वो तो ब्लैक में ख़रीद कर अपने घर को, अपनी रिहाइशों को सोलर सिस्टम पे ले जा रहे हैं। ऑल दो के आपको सोलर सिस्टम वाली प्लेट्स नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही हैं, लेकिन जा रहे हैं। तो जो नहीं जा पा रहे या जो नहीं जा सकेंगे उनके साथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा बिजली के रेट्स में जो इजाफा है एक्सपेक्टेड है, अभी वो आपने झटका बर्दाश्त करना है। उससे पहले 5 रुपये का रिलीफ दिया गया तो कितने को लोग मुस्तफ़ीद हो जाएंगे? और 5 रुपये देने से बेहतर आपने 24 रुपये बढ़ाए थे, आपको 5 से कम 10-12 रुपये तो रिलीफ एक दफ़ा देना चाहिए था। और आपको पूरी दुनिया में जिस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है, फ्यूल की प्राइसेस कम हो रही हैं, डॉलर का इम्पैक्ट उन पर आ रहा है और बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन हमारी तरफ जितना रोना धोना ख़त्म नहीं हो सकता। और ये मैं खैर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने अपना रिजल्ट देखा है ना, उसके बाद इन्होंने ये हरकत की है, वरना ये इशारा कर रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन की तरफ वजह से ये हुआ है, तो ये आवाम पे कोई बड़ा एहसान नहीं और कुछ पता नहीं कि ये दोबारा एकदम से बढ़ भी जाए, इसीलिए इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं। वैसे आवाम खुश भी नहीं है। जी इमरान भाई। अन्ना देखिए, माजी की जो एक्सरसाइज है हमेशा होता यही है कि पेट्रोल जो है वो 20 रुपये बढ़ता है, 30 रुपये बढ़ता है, 50 रुपये बढ़ता है और कम कितना होता है? 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये। और बड़ी हद है, एक बार हुआ भी था कि 10 रुपये जो है वो फ़ी लीटर जो है वो कम हुआ था। और एक माइंडसेट ये है कि ये सोचा जाता है कि जी पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें जब कम हो रही होती हैं, हमारे यहाँ बढ़ रही होती हैं।
लेकिन अभी अगर सिनेरियो देखा जाए तो इस वक्त आप मिडल ईस्ट को देख लें, आप लंदन को देख लें, रिसेंटली यूके में भी जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं, पूरी दुनिया में महंगाई की लहर जो है वो आई है। हालांकि हम अपना कंपैरिजन जो है वो उन ममालिक से कभी नहीं कर सकते। हम अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें है ना, यहाँ पर मसला पता क्या है, पेट्रोल की कीमतें अगर ये कही जाए कि जी आलमी मंडी में तो कीमतें जो हैं वो बढ़ नहीं रही, तो यहाँ पर क्यों बढ़ाया जा रहा है? इस चीज़ को छोड़ के आप अगर इसको डॉलर से, मैं कहता हूँ कि अगर इसको जोड़े ना, तो फिर बात ये समझ में आती है कि जब डॉलर बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये कीमतें जो हैं ये भी बढ़ती हैं। अच्छा, अगर अब हम इस पर आए कि डॉलर जो है कैसे स्टेबल जो है वो हो सकता है, तो आपको हमारे मुल्क को एक्सपोर्ट जो है अपनी वो बढ़ानी होगी। IMF के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो हम जो पॉलिटिकल जमातें हैं जो हुकूमत में नहीं होती, वो क्या कहती हैं जी IMF से इन्होंने जो है वो कड़ी शराइत कर ली हैं, महंगाई का तूफान आएगा, ये आएगा। बेसिकली IMF जो है ना वो हमेशा आपको बचने का रास्ता बताता है। IMF की शराइत में एक जो मुझे अच्छी शर्त लगी वो ये थी कि आप अपनी इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप लोकली चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, यूज़ करेंगे और फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पैसे की कदर जो है वो भी बढ़ेगी और जो आपका ये जो महंगाई है ये भी कंट्रोल होगी। लेकिन इस तरफ कोई नहीं आता। हमारी हुकूमतें जो हैं उनकी सोच और उनकी अप्रोच जो है वो सिर्फ यही होती है कि किस तरह हम जो हैं वो फंड जो हैं वो ले सकते हैं, उधार कैसे ले सकते हैं। देखिए, हमारे इस मुल्क में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बल्कि पाबंदियाँ लग रही हैं। तो जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, ना आपका डॉलर का रेट कंट्रोल होगा, ना आपके पैसे की कदर होगी और ना ये ऐसी चीज़ें जो हैं, महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी। अच्छा, हालात ये देखें कि हमने खबर का एक हिस्सा तो कर लिया डिस्कस। अब आगे देखें, आपके बिजली पर 48 पैसे फ्यूल सरचार्ज लगेगा, जिससे आपको अरबों रुपए बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपकी LPG 12 रुपए महंगी हुई है। आपकी घरेलू सिलेंडर जो है वो 3140 रुपए से LPG 12 रुपए महंगी नहीं हुई। LPG अगर हुकूमत दुर्रे 12 रुपए महंगी करेगी ना, तो जो दुकानदार है ना वो 30 रुपए महंगी कर देगा। अच्छा, हमारे हेडलाइन बनाने वाले भी ना, उनका भी कमाल है कि उन्होंने आवाम को खुश करने वाली चीज ऊपर कर दी है। ना, अखबार में मुश्किल से ऐसी चीज मिलती है तो वो फिर उनको भी आज ऐसी कोई चीज मिली है। चार जो चीजें है ना उसकी नीचे जो लीड्स है उसमें तो महंगाई और महंगाई है, ऐसे ही है। और फिर अभी जो हम रेट लिस्ट सब्जियों की भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें भी आपको हर रोज 4-5 सब्जियों की कीमतों में ऐसे पता चलता है कि इजाफा हो गया। लेकिन अवाम भी यही कह रही है कि ये कोई ना तो सर पे एहसान की है, ना तो उनके लिए ये कोई रिलीफ है, बल्कि मसाइल ही मसाइल हैं। अब इस तरह के फैसले आवाम के लिए मेरे ख्याल से कोई खुशखबरी भी नहीं है, क्योंकि इससे मज़ीद जो है, एक चीज़ अगर आपने सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता किया, तो बिजली की कीमत, LPG की कीमत, तो आवाम की मुश्किलात वहीं की वहीं हैं। हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी, अकबर चौक अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। सबसे पहले कल इसका संगे बुनियाद तो रखा गया। अब लाहौरियों का कंसर्न ये होता है कि जी ट्रैफिक के मसले होंगे, कितनी देर में ये मंसूबा हल हो जाएगा, क्योंकि शहर में ऑलरेडी 2-3 जगह पर तरक्याती काम चल रहे हैं। लेकिन इस मंसूबे की अहमियत क्या है, आपको पहले वो समझाना बहुत ज़रूरी है। दुर्रे नायाब हमें बताएंगे कितना ज़रूरी मंसूबा है, ट्रैफिक का मसला कितना हल हो जाएगा, और फिर हमें आपने ये बताना है कि कितने वक्त में ये मुकम्मल होगा। ये LDO की अयाशियों को कंट्रोल करने के लिए बड़ा ज़रूरी मंसूबा है। वो इसलिए कि माजी में जितने भी वज़ीर आला रहे हैं, चाहे वो परवेज़ लाई साहब थे, चाहे उस्मान बुज़दार साहब थे, और चाहे माजी में कोई थे, उन्होंने हमेशा सरकार का पैसा इन प्रोजेक्ट्स पे लाहौर में लगाया और LDA से नहीं पूछा कि आप जो इतना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आप लाहौर की बेहतरी के लिए कहाँ लगा रहे हैं। आपके पास जो अरबों रुपए का बजट आता है, 32 अरब का, 30 अरब का, उसमें डेवलपमेंट का 12-11 अरब रुपए का बजट होता है, वो कहाँ लगता है, वो किन की ख्वाहिशात पे लगता है। पहली दफ़ा ये हुआ कि पूछा गया कि जी आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपने खुद एडवाइस किया और आप अपने पैसे खर्च करेंगे, आप सरकार से पैसे नहीं लेंगे, सरकार के पास पैसे नहीं है। फिर इन्होंने बताया जी कि हमने 3-4 साल से सोच रखा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट था हम करेंगे, 3-4 साल ये पाइपलाइन में था। फिर आके उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जब LDA इसको करने की इस्तात रखता है तो सरकार इसमें आम शहरियों का, गरीबों का, टैक्सों का पैसा क्यों दे। जब LDA यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, उस पर डिसीजन होकर पहले से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो कि शेल्फ किया गया था, उसको उठाया गया। LDA के रेवेन्यू से ही पैसे लगे। LDA देखें जी, अयाशी करेगा, महंगी तरीन गाड़ियाँ लेगा, बड़े बड़े अलाउंसेज लेगा, एक अफसर की तनख्वाह डबल हो चुकी है, 10,000 किस्म के अलाउंसेज है। मुझे रिपोर्टर होकर याद नहीं
कि कितने अलाउंसेस ले रहे हैं, और इतनी चीज़ों में वो बेतहाशा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी हुकूमत की कोई ख्वाहिशात होती है, उस पर पैसा निछावर कर देंगे, लेकिन जो पब्लिक का पैसा है, जो एक्सचेकर मनी है, उसकी हिफाजत करना इनके बस की बात नहीं है। अब मुझे बताएं, अकबर चौक में आप कौन सा लम्हा है जहां पे क्रॉस करते हुए आपको कोई परेशानी ना हो? ना, कौन सा वो टाइम है? ना। आप 5 मिनट या 10 मिनट से पहले आप क्रॉस करके दिखा दें। एक इशारा क्रॉस करना आपका 4 दफा वो इशारा बंद ठीक है जी। उसके बाद उसकी अलाइनमेंट इतनी बुरी है कि अगर आप कॉलेज रोड से जा रहे हैं और आपने फैसल टाउन की तरफ जाना है, तो आपको पहले यूओन है, फिर आपको यूओन है, और फिर जाके सीधा घुसना है। अच्छा, कहीं पे उसकी अलाइनमेंट सीधी नहीं है। आपने किसी चौक का नाला वो है, वो ओपन है, वहाँ पे अजीब हालात हैं, आपकी सेहत के मसाइल अलग हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है, सबसे पहले जो डिज़ाइन करवाया गया उसको इस 3 शर्तों पर डिज़ाइन करवाया गया था। एक तो उसमें लैंड एक्विजिशन नहीं होगी, उसका अरबों रुपया खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें आवाम को तंगी नहीं होगी, ट्रैफिक बंद नहीं कर सकते। तीसरा इसमें यह है कि आप एक लाइन को कम्प्लीटली फ्री रखेंगे। और ये लाहौर का पहला मिक्स मैच प्रोजेक्ट होगा, जिसमें अगर जिना हॉस्पिटल से पीको रोड की तरफ आए, नीचे से अंडरपास होगा, और अगर आप पीको रोड से जिना की तरफ जाएंगे तो उसी लेन में हल्का सा कर्व दे के फ्लाईओवर होगा, और फ्लाईओवर चढ़ेंगे, आप दूसरी तरफ उतर जाएंगे। ना दरख्तों की कटाई, ना लैंड एक्विजिशन। कल वज़ीर आला ने वहाँ पे इसी चीज़ पे फोकस किया है कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है, आप उसी पे फोकस रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस पर कल एलडीए वाले खुद भी हैरान हुए कि इनको इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा हुआ कि आप जब अंडरपास और फ्लाईओवर से आप उतर के गुजर जाएंगे तो आगे शौक चौक में ट्रैफिक फिर जैम होगी। तो आपने उस इशारे का क्या किया? आप इधर 3 अरब रुपए लगा के आगे फिर शहरियों को 5-5, 6-6 मिनट ख्वार करेंगे, तो उसका क्या होगा? उस पर ज़िला ने बड़ा एम्फेसिस किया कि जी ये नहीं होना चाहिए। आज ही आप डिज़ाइन के साथ इसको कंप्लीट करें और बताएं कि उस 3 मिनट 5 मिनट को बचाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं। हम ब्रिज तक या अंडरपास तक लाइनें नहीं लगा सकते, और ये नहीं कह सकते कि लोगों ने, मिसाल हमारे पास है ना, गुलाब देवी से जान छूटी है तो आपके पास आगे लाहौर ब्रिज में ट्रैफिक का इतना दबाव होता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने दूसरी बात जो सबसे अच्छी की, उन्होंने कहा जी कि ज़रूरी हर इदारे को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। जिस तरह अब अगला प्रोजेक्ट जो पहले से अप्रूव्ड है वो है DHA का और पंजाब हुकूमत का 50-50 पार्टनरशिप पे। अगर LDA पैसे खर्च करके कौम पे एहसान कर रहे हैं, तो भाई DHA भी अपने एरिया में आपको फैसिलिटेशन हो रही है, तो उसके लिए पैसे दे रहे हैं आपको 50%, और उसमें आगे आ रहे हैं। इसी तरह कैवलरी चौक बड़ा ज़रूरी है कि आप थ्रू आउट कलमा चौक से निकल आएंगे, आगे फिरदौस मार्केट से भी निकल जाएंगे, फिर आपकी लाइनें ब्रिज पे लगेंगी, कैवलरी वाले चौक पे आपको इशारा सामना होगा, उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है ताकि आपको फिर डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर पूरा मिले। तो कल इन्होंने इस चीज़ का इजहार किया, और उस पर भी उन्होंने DGLD को वाज़ेह तौर पे कहा है कि आप खास तौर पे शौक चौक पे, जहाँ पे आम लोगों ने आना है, आप वहाँ पे उसका टाइम फ्रेम बता दें, क्योंकि लाहौरियों को ये बड़ा इंतजार रहता है कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है, मज़े की बात है, 8 माह पे। अच्छा। और उसको फिर करके डिस्कशन CM ने कहा जी कि इसको बताएं कितना शॉर्ट कर सकते हैं। इन्होंने 4 माह किया, CM ने फिर 3 माह उनको दिया टाइम। उन्होंने कहा 4 माह भी नहीं होगा जी, 90 डेज, और 90 डेज पे एग्री है, LDA भी एग्री है, कॉन्ट्रैक्टर भी एग्री है। अब देखिए अल्लाह करे कैसे करते हैं, और ये भी एग्री है कि ट्रैफिक भी नहीं बंद होनी। चले इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि ये, क्योंकि ये ट्रैफिक का इस रोड पे जो मसला है वो आवाम के लिए बहुत जो है ना वो दर्द सर है, और ये इंशाल्लाह जब मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ भी बहुत मिलेगा। क्या एक्सपीरियंस रहता है जब आप इधर सफर करते हैं? कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं। ना देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इमरान हमेशा लेट होता है, और हमेशा क्योंकि मैं वही रूट जो है वो यूज करता हूं। चले 3 महीने बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लेट ना हो। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, आप यकीन जाने इस्लामाबाद में बैठे हुए ना रश कर रहे होंगे कि यार ये निगरान वज़ीर आला जो है ना मुझसे ज़्यादा एक्टिव आ गया। जिस तरह दुर्रे नियाब ने बताया कि प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन हुआ 8 माह में, और यकीन जाने कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या शहबाज शरीफ साहब अगर यहाँ होते हैं ना, तो वो लिटरली 60 माह को ना वो 5 माह में कर देते। इससे ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि माजी में ये एक्सरसाइज रही है। दुर्रे भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझता और जानता होगा। लेकिन निगरान वज़ीर आला जो है, इन्होंने कहा कि भाई 3 माह में करो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है कि वो यहाँ पर कितना टाइम जो है वो चाहिए होगा। क्यों? जैसे दुर्रे नियाब ने बताया कि वहाँ पर लैंड एक्विजिशन जो है वो नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि अकबर चौक में आपको अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ मेन रोड के साथ सर्विस लेन जो है वो मौजूद है, वो जगह जो है वो यूटिलाइज की जा सकती है। दूसरी बात आपने की कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कितना अहम है, आप यकीन जाने हर वो लाहौरी जो वहाँ से गुजरता है ना, उसको उसकी अहमियत का पता है, और उसने शुक्र का इज़हार किया होगा। जिस तरह दुर्रे नियाब ने बताया कि सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रोकी नहीं जाएगी, बंद नहीं की जाएगी, कहीं पर रोड नहीं बंद किया जाएगा, एक लेन जो है वो चलती रहेगी। तीसरी बात ये रही, जो अभी बात हम कर रहे थे, दुर्रे नियाब ने जो बताया कि जी निगरान हुकूमत जो है, निगरान वज़ीर आला जो है ये LDA से भी पैसे ले रहे हैं कि भाई आप खुद लगाएं,
हुकूमत पैसे नहीं देगी, उसके बाद मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ऐसे होना जा रहा है कि DHA से पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं। आप यकीन जाने, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, क्योंकि निगरान वज़ीर आला साहब के साथ हमारा डेली का जो है वो रब्ता रहता है और चीज़ें जो है वो हम समझते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। आप यकीन जाने, जब ये निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप ख़त्म होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा ना सिर्फ अवाम बल्कि जो अगली हुकूमत आएगी वो खुशी का इजहार करेगी कि जी हमारे हुकूमती अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। आप ये देखें ना कि अभी रिसेंटली आप देख लें कि PCB से पहली बार पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपया लिया, जो कि उन पे बनता था, कभी नहीं दिया। अब निगरान हुकूमत ने कर दिया, ये सेटअप जो है वो बना दिया। अब हर साल जो है PCB को देना पड़ेगा और उनका बनता भी है। आप ये देखें, जहां पर PCB 5 से 6 करोड़ तकरीबन 5 से 6 करोड़ 5 से 6 अरब रुपया कमाता है, तो भाई आप अपनी सिक्योरिटी, लाइट्स और बाकी इंतजामात पर 30-40 या 50 करोड़ क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने एक और बड़ा अच्छा फैसला किया कि ये किरायों वाला काम खत्म किया। अब लाइट्स अगर खरीदी गई तो उनके पास, और ये सारे पैसे जो है ये हुकूमत के अकाउंट में आ रहे हैं। जिस तरह अब LDA ये प्रोजेक्ट जो है अकबर चौक पे बनने जा रहा है, ये भी पैसा बच रहा है हुकूमत पंजाब का। इसी तरह जो कैवलरी के आगे जिस तरह दुर्नियाब ने बात की कि 50% जो है वो DHA जो है वो लगाएगा और 50% CBD अपने पैसे लगा रहे कलमा चौक पे, हर इदारा अपने पैसे खर्च करके। और आप यकीन जाने, अकबर चौक जो है ना, इसका शुमार बिल्कुल ऐसे ही शहर के उन चौक एरियाज में होता है जैसे आप शादरा में वो इमामिया फाटक है ना, उसी तरह कि एक बार यहाँ पर आप रुक जाएं, आप दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह मुझे इस चौक से ना गुजरना। मिनिमम 3 इशारे, आपको 3 इशारे वेट करना पड़ता है, इशारा खुलता है थोड़ा सा। खास बात यह है कि ये फ्लाईओवर और अंडरपास बनने से वहाँ जो चौक में रश होता था ना, वो चिंची ऑटो रिक्शे का, और लोग जो है मजदूर वहाँ पर बैठे होते थे, कम से कम वो थोड़ा आगे चले जाएंगे। चौक जो तजावजात भी वहाँ पर बहुत है, तजावजात तो हर जगह है, लेकिन उस चौक में भी रेडिये और ये आरजी मूवेबल जो तजावजात है बहुत ज्यादा है, उनका भी खात्मा। लेकिन कल निगरान जिले का अगर आप शॉर्ट सुने तो उन्होंने 3 चीजें कैटेगोरिकली की हैं सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा जी इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल मोटिव है, ना मेरे तक कोई सिफारिश आएगी और ना मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। दूसरी बात उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि किसी ने कहा जी कि सुना है वो माजी में लाहौर के फंड जो है वो गुजरात जाते हैं। उन्होंने कहा यार मैं लाहौरिया हूँ, ठीक है, और मैं लाहौर के फंड नहीं कटने दूंगा, ये नहीं होगा कि लाहौर के फंड कट जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात की, क्लियर कट बात की। और जिस तरह इमरान ने मिसालें दी हैं, 3-4 ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ जॉइंट इदारे जब पैसे लगाने को तैयार हो गए हैं, आज अब कलमा चौक से गुजरे तो सही, लोग दुआएं देते हैं। ये सिर्फ नीयत की बात है, यकीन जाने ये सिर्फ नीयत की बात है। मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि ये तो सिर्फ आए हैं ना कुछ माह के लिए, निगरान सेटअप आया है। आप यकीन जाने अगर इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे जो 5-5 साल के लिए यहाँ पर हुक्मरान आते हैं ना, खुदा की कसम अगर वो सिर्फ ऐसे काम सिर्फ 2 साल ही कर दें ना, मैं कहता हूँ कि पंजाब का नक्शा बदल जाए, रिलीफ मिल जाए और आपको वाकई नक्शा एक बात अगर आप इजाजत दे तो मैं कर दूं। जी जरूर। है थोड़ी सख्त बात, लेकिन मैं इजाजत बातों में डर ही रहता है दुरे नायाब से। और मैं ये गारंटी के साथ, पहली दफ़ा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि कोई वज़ीर आला या कोई वज़ीर आला ऑफिस में कोई हम उनका खर्चा उठा रहे थे, हम अगर प्रोजेक्ट बना रहे थे कोई किकबैक्स ले रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि कल अब सबको ये चीज़ श्योर हो गई है कि अगर वो पैसे जो पहले माजी में किकबैक्स लिए जाते, जिस तरह नैब ने केसेस बनाए, एंटी करप्शन बुलदार ये तो निकलवा रहे हैं, ये तो बल्कि कह रहे हैं कि बताओ पैसे पड़े कहाँ कहाँ है और खर्चे बंद करो, कोई नई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑफिस एक्स्ट्रा बंद कर दो। और मैं ये बता रहा था कि 3-4 साल से सिर्फ इस प्रोजेक्ट को इसलिए नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि LDA अपनी जेब से पैसा ले रहा था। हर वक्त सरकार के आगे ना वो IMF की तरह जिस तरह पाकिस्तान हाथ में आगे बैठा होता है, आप यकीन जाने कल मेरी हायर एजुकेशन के एक बहुत बड़े ऑफिसर से मुलाकात हुई। यकीन जाने उसने मुझे क्या रिक्वेस्ट की, उसने कहा जी मुझे निगरान वज़ीर साहब से मुलाकात करवा दे सिर्फ 2 मिनट। मैंने कहा सर काम क्या? कहता मैंने शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा क्यों? कहता सर कॉलेजेस के पैसे, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कॉलेजेस के करोड़ों रुपए जो है वो गुजरात मुंतकिल कर दिए गए थे, इन्होंने एक ही दिन में वो वापस मंगवा दिए, सिर्फ इस बात में हमने शुक्रिया अदा करना। आप देखिए लिटरली बिल्कुल ये वो चीजें हैं जो कि अवाम से डायरेक्ट अवाम के लिए हैं और इन पे काम हो रहा है, ये मिसालें कायम की जा रही हैं। अगर कोई करना चाहे तो ये काम इतने आसान हैं कि बगैर पैसे लगाए भी आप आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, आवाम को डिलीवर कर सकते हैं। चलिए कोशिश तो की जा रही है। अब आगे देखें, ऑल दो हमारी खबर से हटके मुझे समनाबाद और कलमा चौक का भी एक लाइट प्लीज बता दें कि कब मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, लोगों को नहीं पता, कलमा चौक की जो डेडलाइन है ना वो 3 जून है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन की गई 3 जून। लेकिन इन्होंने आके पूछा कि जी कितनी जल्दी हो सकता है, इन्होंने कहा जी हम मार्च में अप्रैल में कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा 23 मार्च जो यौम पाकिस्तान है इस पे मैंने ये तोहफा देना है हर सूरत। उधर मैं कहता हूँ जाके देखे तो सही,
उधर हंगामी हालात है। और मैं ये बात जो ना, मैं यानी आज से हमें तकरीबन 22 दिन हो सकता है, फिजिबल है, ये चीजें हो सकती हैं, बस करवाने वाला बंदा होना चाहिए। मैं ये बात जो है ना वो अंदाजों पे नहीं कर रहा। मैंने कई रातें गुजारी हैं। जब ये अंडरपास ओपन करना था तो बहुत सारी टीमें जो अंदर काम कर रही थी अपना ग्राउंड पे असफाल्ट करने के लिए, हर चीज रेडी थी। 3 दिन तक वो ऊपर ही नहीं आए। 3 दिन तक उनको रोटी जो है वो नीचे जाती रही है। एक पोर्टेबल वॉशरूम था जो थोड़ा सा दूर था, वो वहां पे रखा हुआ था। और 3 दिन तक जो है ना वो टीमें, उनको इजाजत नहीं थी कि ऊपर आएंगी। रेस्ट भी नीचे करती थी, खाना भी अंडरपास के नीचे आता था। आज आप वो पाकिस्तान का तवील तरीन अंडरपास है जिसको खोल भी दिया गया है, ट्रैफिक भी अच्छी गुजर रही है और आपके साथ साथ उसकी दिनों रैश का काम भी चल रहा है। बिल्कुल। और इस तरह अगर चले तो 23 मार्च को ये मनसूबा नजर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें चीज नजरअंदाज की गई थी जिसको इन्होंने फिर इंप्लीमेंट किया कि जो ट्रैफिक सीबीडी से बाहर आएगी उसका फ्लाईओवर आपने क्यों डिले में डाल दिया। उन्होंने कहा वो हम बाद में कर लेंगे, जो कोई बाद में नहीं होगा। वो भी हर सूरत 23 मार्च से पहले उस पर काम स्टार्ट हो और 1 महीने के अंदर वो भी आप फ्लाईओवर निकाल के ट्रैफिक को बाहर निकालने वाले जो है वो भी इकदाम करें। अब वहां पे सूरत हाल क्लियर हो गई, इधर भी हो गई। समनाबाद जो है ना वो एक टेंशन का सबब बना हुआ है क्योंकि वहां पे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जिनका माजी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा दागदार है। लेकिन वो पिछली हुकूमत ने चूंकि उनको हायर किया था उसका जिम्मेदारी हम इन पे तो नहीं डाल सकते। उन्होंने ऑरेंज लाइन पे बहुत गुल खिलाए माजी में। उन्होंने ये फिरदौस मार्केट अंडरपास तो ऐसे गुल खिलाए कि चीफ इंजीनियर सस्पेंड हो गए और सारा मलबा चीफ इंजीनियर पर डाल दिया गया। अब यहाँ पे देखिए वो किसका साथ लेके जाते हैं। लेकिन सुना है एक मिनिस्टर थे इस इलाके के और बड़े वो उनके फेवरेट हुआ करते थे, अब वो ले आए हैं। लेकिन बात ये है कि भाई आपके अगर घर में अगर गंदा मिस्त्री घुस जाए तो आप या उसको मार मार के निकालते हैं या कुछ करवा के आप उसको बाहर निकालते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उसको उठा के बाहर फेंक दें। लेकिन आवाम के लिए अच्छी खबर ये है कि इन 2 मंसूबों पर तो कम से कम काम का फॉलोअप हर रोज लिया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्दी जो है इसको मुकम्मल भी किया जाएगा। जो डेडलाइंस दी गई हैं कोशिश यही होगी कि उसमें मुकम्मल हो रहेगी। समनाबाद की बात तो वहां पर चलें 2 मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो एक पर अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो जाएगा तो आवाम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगी। हमने भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब हम रुख करने वाले हैं जी जमान पार्क का, जहां पुलिस ने रास्ते क्लियर करा दिए हैं और पीटीआई कारकुनों की जानिब से मजम्मत की गई है। एहलकारों पर डंडे बरसा दिए गए, भारी नफरी आने पर तमाम कैंप हटा दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क के बाहर सड़क क्लियर कराने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर की है। इमरान भाई अन्ना देखिए, मुझे ना ये चीज़ बहुत और लगती है कि सियासी जमातों के जो सरबराह होते हैं, यार आप अपने घरों के अंदर जो सिक्योरिटी करनी है वो करें, ठीक है, अपनी हदूद में रहते हुए आपने जो करना करें, लेकिन खुदारा लोगों के लिए तंगी पैदा जो है वो ना किया करें। हमेशा यही हम देखते हैं कि चले अगर आप हुकूमत में हैं फिर तो समझ लगती है कि भैया आपको सिक्योरिटी खदशात है। जब आप हुकूमत में भी नहीं है तो फिर आपने मामे की सड़क समझ के जो है वो उसको बंद कर दी है। आप यकीन जाने जमान पार्क में जब से साबिक वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, चले ठीक है, उन पर हमला हुआ, सिक्योरिटी बनती है, उसके बाद आप अपने कारकुनों को मना भी नहीं कर रहे कि भाई आपने, मेरे ख्याल से शायद आपने वो कैंप देखे होंगे, वो भाई मेन रोड पे लगे हुए हैं। और यकीन जाने इतने कैंप जो हैं वो, इतने कैंप तो संडे बाजार में नहीं लगते जितने वहां पर लगे हुए थे। और वो सिर्फ इसलिए लगे हुए थे, वो इज़हार यकजहती नहीं थी, सिर्फ वो पॉलिश के लिए लगे हुए थे कि जी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। हालांकि वो खाली कैंप थे, खाली कैंप थे और उनकी बिजली जो है वो भी चोरी हो रही थी। मैं तो ये हैरान हूँ कि उनके खिलाफ कोई FIR भी नहीं हुई। वैसे तो हर चीज पे जो है वो एक्शन हो जाता है, कहीं भी कोई ऐसा अमल करे तो उसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाती हैं इदारों की तरफ से। इसकी मुझे समझ नहीं लगी कि ये बिजली भी चोरी हो रही थी, अभी तक इसका पर्चा नहीं लगा। समझ आ रही है इमरान को, लेकिन ये ना भाई माफी दे दो, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया बस। अपनी दूसरी साइड भी कवर करना चाहते हैं। इसको सारी समझ है कि ये लोग क्यों बाहर बैठते हैं और बाहर तमाशे क्यों लगाते हैं और बेचारा कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई बीमार जा रहा है, उसका रास्ता क्यों रोकते हैं। लोगों से जो हक के आसाइश गुजरगाह है हमारे कायद में वो क्यों सल्ब करते हैं। और हालांकि वहाँ सर्विस रोड भी है, सर्विस लेन भी है, वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं। और वो कौन सी सेक्रेट काउ है जिनको वो वहाँ पे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। और कल भी अगर बात ये, कल मुझे हैरानी है कि तकरीब में निगरान वज़ीर साहब से ये सवाल किया जा रहा था कि जी खान साहब चले गए, आपने सिक्योरिटी वापस ले लिया है और खान साहब वापस आ जाएंगे तो आप उनको सिक्योरिटी देंगे। तो वज़ीर ने कहा जी कि दीवारों को सिक्योरिटी तो नहीं देनी ना हमने, तो आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी बनती है, उनको देंगे जो ड्यू सिक्योरिटी है। और अगर वो चले गए हैं तो पीछे उनको बेचारे सिक्योरिटी वालों की क्या सजा है कि वो वहीं पे बुत बन के खड़े रहे। तो बात लोग इतनी भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि भाई अगर वो एक दिन के लिए इस्लामाबाद चले गए हैं तो पीछे जो आपने हज़ारों की नफरी
स्टैंड बाई की होती है, तो उनको स्टैंड डाउन जरा रेस्ट तो करने देना बेचारों को। उनकी क्या सजा है कि जी वो एहतराम में खड़े रहे कि जी लीडर जा रहे हैं इस्लामाबाद से, अब वो एहतरामन वहां से चल पड़े हैं, तो वो लाहौर में जमान पार्क से कुर्सी पे खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाते कि चल पड़े। कोई इखलाकियात भी कोई चीज़ है, चलें आप हर चीज़ करें, लेकिन इस तरह से ना करें कि कल को आपके लिए भी मुश्किल हो, और आने वाले जब करें आप नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज मिसालें दिया जाती उम्र की दीवारें, उनकी ईंटें, उनकी दीवारों की लंबाइयां गिना करते थे। बिल्कुल आपने सही अब आप अपने हालात देखिए ज़मान पार्क जाके, जो ऊंची दीवारें आपने बना ली हैं, जो बैरियर आपने लगा दिए हैं, जो ज़मान पार्क के रहने वालों के लिए आपने इजाफ कर दिया है, जो पूरा दिन वहां पे नथिंग टू डू, पुलिस आ नहीं रही होती, ये वहां पे ढोल दबका पुलिस आ रही है जी, हमारा लीडर गिरफ्तार होने लगा है, और पूरा दिन जो है इन्होंने, भाई किसने कहा आपको लीडर गिरफ्तार हो रहा है, कहाँ पुलिस आ रही है, कहाँ चल पड़ी है। और जब पुलिस ने इस लीडर को गिरफ्तार करना है ना, और कर लेना है, ठीक है। और ये लोग जो है वैसे ही वहाँ पर प्रोटेस्ट क्या मतलब उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए वहाँ पर खड़े होते थे। समझ नहीं लगती भाई किस किस्म की ज़ाहिर यकजहती जो है आप करना चाह रहे हैं। इतना ही है तो ज़मान पार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अंदर चले जाओ ना भाई, अंदर चले जाओ। बरामदों तक तो एक्सेस नहीं दी जा रही, आपको गैराज तक तो खड़े होने नहीं दिया जा रहा। मैं कौन सी बातें करूँ, फिर अच्छी बातें नहीं होती ना। आप लोगों मैंने नहीं देखा प्लास्टर उतर गया, प्लास्टर उतर गया नहीं, वैसे वो भी अभी नहीं उतरा, और मैं तो सोशल मीडिया पे इतने जबरदस्त मीम्स देख रही थी कि लोग बाहर क्यों ना इलाज कराने जाएं। यहाँ तो नई बिल्डिंग बनी हो, इतनी देर में तो उसका प्लास्टर उतर जाता है। कहते जी कि वाकई पाकिस्तान में भाई लोग क्यों ना अमेरिका से बरतानिया से इलाज कराएं, जब यहाँ पे डॉक्टर से टांग ठीक नहीं हो रही। तो वाकई फिर, और आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की टांग नहीं ठीक हो पा रही, तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? भाई आप ऐसी टांग ही ना फंसाया करें ना। एक बड़े समझदार बंदे ने, हमारे साफी दोस्त ही है, तो माजरा के साथ पीटीए के दोस्तों से, खान साहब से माजरा के साथ, उन्होंने एक ऐसा मजेदार बात देखी, उन्होंने कहा जी अगर प्लास्टर पक्का हो गया तो ऊपर टांगे भी लगवा लें आप। अच्छी ऑप्शन है, लेकिन बाकी सोशल मीडिया पर एक्चुअली हमें ऐसे मीम्स नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद जो आगे पीटीआई के फॉलोअर्स हमें तनकीद का निशाना बनाएंगे वो तो एक अलहदा बात है। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल का हमने रुख करना है, जहां पर हम हमेशा सहूलियात के फुकदान की तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन कल की जो खबर हाईलाइट की गई है वो ये है जी, वॉशरूम के इस्तेमाल पर भी पैसे लिए जा रहे हैं, भत्ता लिया जा रहा है। गायनी वार्ड के बाहर जितने भी लोग तैनात होते हैं, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हर हॉस्पिटल में हो रहा है, पार्किंग से लेके आप हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड में चले जाएं, लोग पैसे लिए बगैर आपका कोई काम नहीं करते हैं। दुरे नायाब। अच्छा, अब एक चीज़ डेवलप हुई है कि लोगों को ये अंदाज़ा हुआ है कि भाई जो वज़ीर आला है ना, अगर वो रात को टाइम से नहीं सोएंगे, घर जाएंगे, तो वो किसी अस्पताल ज़रूर आ जाएंगे। हाँ। ठीक, जितने अस्पतालों में अब तक इन्होंने विजिट कर ली है और जितनी इंक्वायरियाँ करके वहाँ पे लोगों को उन्होंने सेट किया है, उसके बाद उन्होंने केस जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट 3 से 4 दिनों के अंदर जिम्मेदार को घर भेजा है। यही ये डिज़र्व करते हैं इस हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटल के माफियाज के अंदर, इन हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। माजरत के साथ, जिस तरह हमारे साफी भाइयों में कुछ काली भेड़ें हैं, इसी तरह डॉक्टरों में भी काली भेड़ें मौजूद है। वो बैठे हैं अंदर, उनका जब तक सफाया नहीं होता ये हॉस्पिटल ठीक होने वाला है। मैं कहती हूँ खुदा का खौफ ही नहीं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हालात आपको बताया कि वेंटिलेटर मौजूद भी है, तो बच्चों चलाना नहीं है, बच्चों को वेंटिलेटर शिफ्ट नहीं करना। पता नहीं भी कौन सा वो, आपका क्या मुफाद है, कौन सा वो ऑर्डिनेंस है जो सदर पाकिस्तान जारी करेंगे, तो फिर आप बच्चे को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करेंगे। खुदा को खौफ करें, ये तो डॉक्टर्स के अपने डिसीजंस हैं, उन्होंने लेना है कि किसको कहाँ पे हमने शिफ्ट करना है, किसको कहीं नहीं लेके जाना। और बात इनसे कर लें जी, अगर खुदा ना खास्ता भाई कोरोना के दिन थे, बहुत सारे लोग मुलाजमतों से हाथ धो बैठे, बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें जो है लेट हो गई। डॉक्टर साहिबों की तनख्वाहें अगर लेट हो जाए ना, या इनको 2-3 महीने ना मिले, तो इनके हालात देखने वाले होते हैं। भाई अगर इस तरह सारे लोग निकलना शुरू हो जाए, अगर हम अपना काम छोड़ के इन चीज़ों पे एहतजाज करके बहुत ज़्यादा सियासत करना शुरू कर दें, तो फिर काम कौन करेगा? हर एक के साथ मसाइल है। जितनी मीडिया इंडस्ट्री इस कोरोना और इसके बाद मुतासर हुई है, मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री हुई है? आपके चैनल्स बंद हो गए, अखबार बंद हो गए, साफी बेचारे बेरोजगार हो गए, लोग सड़कों पे आ गए। हम लोगों ने कई महीनों के अपने कट फेस किए, तनख्वाहें लेट हो गई। भाई अगर हम काम छोड़ के लोगों को खबर देना छोड़ दें, उनके महंगाई के रोना धोना, डॉक्टर साहब के रोने धोने दिखाने छोड़ दें, तो कौन काम करेगा? यही चीज़ इनको समझना चाहिए कि अस्पताल में किसी को डेथ बेड पे लिटा के उस पर सियासत नहीं करते। इंसान थोड़ा सा इस चीज़ पे हमदर्दी करे, बाकी जिंदगी में चीज़ें चलती रहती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये जो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है वॉशरूम इस्तेमाल करने के 20 रुपए हैं, इंतजामिया इससे बेखबर है, भत्ते लिए जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो कैमरेज भी लगे हैं, तो क्या इंतजामिया को इस बारे में, MS साहिबान को कुछ नहीं पता? देखिए जी, सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से अगर हम सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के हवाले से बात करें, वहाँ पर जो पार्किंग के मसाइल हैं, ओवर चार्जिंग के मसाइल हैं, यहाँ अद्वियात की कमी है, यहाँ मशीनरी की कमी है, मशीनरी की ख़राबी है, इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए ना
इनकी ज़िम्मेदारी जो है ना वो इनके ऊपर, जो हॉस्पिटल के ऊपर जो इंतज़ामी इदारे स्पेशली बने होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उन पे आयद होती है, या उन अदारों के जो सरबराहान हैं उन पर ये चीज़ जो है ना वो लागू होती है कि वो इन चीज़ों को ठीक करें। आप सिर्फ ये हॉस्पिटल नहीं, जिस तरह आपने कहा कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, जिस तरह वज़ीर आला साहब ने जो है वो अचानक दौरा किया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, उसकी चीज़ें जो है वो सामने आ गई। अब आप सर्विसेज हॉस्पिटल की जो बात कर रही हैं ओवर चार्जिंग की, इसको चीज़ को छोड़े 2 हफ्ते कबल आप ही डिस्कस कर रही थी कि वहाँ पर जो वहाँ पर एक डॉक्टर थी, उसने कहा जी मेरे पास तो ट्रेन स्टाफ ही नहीं है, मैं कैसे ऑपरेट करूँ या कैसे मैं इन मामला को चलाऊँ। अब ये देखिए क्या जो सरबराहान बैठे हैं उन्हें इन चीज़ का मालूम नहीं है, होगा लाजमी पता होगा, लेकिन उन्होंने वो डंग डपाओ पॉलिसी जो है ना उसके तहत ठीक है जी, आते हैं लोग इमरजेंसी में बेचारे आते हैं, गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो आता है जो बेचारा मुश्किल से अद्वियात भी नहीं खरीद सकता, बाकी उनको क्या, वो तो खुद अपने इलाज जो है इलाज मुआवजा प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाते हैं, या वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग करता है। देखें जो इलाज मेरे ख्याल के मुताबिक बेहतरीन मशीनरी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में मौजूद है, वो प्राइवेट अद्वियात जो है वो बाय लॉ यहाँ पर फ्री मिलनी चाहिए, ठीक है, ये तमाम चीजें नहीं मिल रही। ये आप माजी की हुकूमतें देख लें, पीटीआई ने भी क्या किया, लेकिन चले हम क्या किया, दुआ गो हैं कि जिस तरह से हॉस्पिटल में मेरे ख्याल के मुताबिक हॉस्पिटल में ना पार्किंग जो है ना एटलीस्ट पार्किंग इमरजेंसी में तो फ्री होनी चाहिए, इमरजेंसी में कम से कम फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जिस हालत में मरीज को लेकर आया जाता है इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, और हमारे यहाँ पे लोग बहुत बेहिस हमारे पास कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन आज आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जा रहा है। यहाँ पर हर कोई कहता है कि उसको उसके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे से इम्तियाजी सलूक रखा जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करें, एक दूसरे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं, और किसी के साथ फ़र्क वाला एक बिहेवियर जो है ना वो ना रखें, इक्वलिटी की बुनियाद पर चलें। लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत मुश्किल है। कहीं पर हम देखते हैं मुलाजमीन को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, कहीं पर ख़वातीन के साथ जो है वो इम्तियाजी रवैया बरता जा रहा है। अब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। गरीब का हक उस तक पहुँचना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मैं कहती हूँ कि जी चैलेंज बन चुका है। कोशिश ये करनी चाहिए अपने तौर पर, क्योंकि दुनिया में तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं ही हैं, आगे जाके भी आपको जवाब देना है। और वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि हर तरह की चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, हुकूकुल इबाद पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। खैर आज हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। जी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स नदीम अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है मोहसिन विर्क साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं नदीम अशरफ साहब से, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को ये देखते हैं, आवाम को उनके हकूक़ मिलना ह्यूमन राइट्स बेसिकली है क्या, और आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले नदीम साहब क्या कहेंगे? जी आज के दिन के मुनासबत से पहले तो मैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, ये 2012 का एक्ट है, उसके तहत वजूद में आया। और नेशनल कमीशन का मकसद ये है कि जो ह्यूमन राइट्स, जो बुनियादी हकूक़ सिटीजन्स को दिए गए हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जिनके हम पाकिस्तान ने सिग्नेटरी हैं और पाकिस्तान ने रेटिफाई की हुई हैं, उनके तहत उनकी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो इसमें जो आपने बात की, एक सबसे अहम चीज़ है कि किसी के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए किसी भी बेसिस पे, ख्वाह वो सेक्स हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, कलर हो। तो ये हमारे आइन में भी है, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट जिनकी हमने सिग्नेटरी, इंटरनेशनल एक कॉवेनेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें भी ये दिया गया है। उसमें आर्टिकल 4 भी है जिसका पाकिस्तान ने रेटिफाई किया कि किसी बुनियाद पर इवन वो जो है ऑन बर्थ, रीजन, और जिस तरह आपने बात की डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट विमेन, एक कन्वेंशन है सीडा और उसको कहते हैं, दिस इज़ कन्वेंशन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, कि जिसमें ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे। इसी तरह माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे। इसी तरह किसी को मज़हब की बेसिस पर भी किसी के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी।
आइन की भी हमारी यानी दफात इसमें है। किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक, चाहे वो ख़वातीन से रिलेटेड है, किसी गरीबों से रिलेटेड है, आप अक़लियतों की बात कर लें उनसे रिलेटेड है, हर चीज़ को जो है हम इस पर कैटर करेंगे। लेकिन अब हमारे पास ये तमाम राइट्स मौजूद हैं, लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो कानून किस तरह से हेल्प करता है, हमें कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की तशहीर करने की, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मसावात का सबसे पहला सबक ही इस्लाम ने दिया है। और कहा कि किसी को किसी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हमारा जो आइन है, चूँकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमारा आइन भी इन सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 26 है, 27 है, 25 है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपके सिर्फ कोई एक एंगल नहीं है कि गरीब अमीर की बेस पे या सिर्फ कलर की बेस पे, इसमें इवन आपके एजुकेशन के प्रॉपर मौके मिलने, आपको एम्प्लॉयमेंट के प्रॉपर मौके मिलने हैं सबको, और आपको किसी भी जगह पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ पे एक्सेस के मौके मिलने। एक टाइम था कि कहा जाता था कि फ़लाँ क्लब में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ लोग नहीं जा सकते, किसी कलर की बेस पे नहीं जा सकते या किसी मज़हब की बेस पे नहीं जा सकते। इवन आपके साथ इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन के जी आपका मज़हब क्या है, तो आपके इसके अलावा बहुत सारी और रीजनिंग भी है डिस्क्रिमिनेशन की कि आपकी एज क्या है, आप कुछ स्पेशल पर्सन तो नहीं है, आपको उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा रहा, आप कोई ऐसे बीमार तो नहीं है जिसकी वजह से लोग आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये सारे लाज का होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस लोगों में आ चुकी हुई है। और मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग, स्पेशली मैंने स्पेशल पर्सन के हवाले से, तो आपको एटीट्यूड सामने नज़र आता है कि लोग खुद से उसको जगह दे रहे होते हैं, स्पेस दे रहे होते हैं, उसकी पार्किंग की जगह छोड़ रहे होते हैं और बगैर कहे छोड़ रहे होते हैं। तो काफ़ी जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ह्यूमन राइट्स पे बात करना, लोगों को अवेयरनेस देना कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा इदारा मौजूद है, अगर कहीं पर उनके साथ उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं तो आपसे रब्ता करें। मेरे ख्याल से अब अवेयरनेस कैंपेन, सेमिनार, गेट टुगेदर कराने बहुत ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात की इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो इंडिविजुअल कंप्लेंट होती है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम उसकी समाअत करते हैं, जुडिशल इख्तियारात भी हमें अदालत के हमारे पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल चाहूँगा जो दूसरे आपके हिस्सा है क्वेश्चन का, उस पर आने से पहले, जिससे माइनॉरिटी से हमें एक कंप्लेंट्स आ रही थी कि एक ख़ास पोस्ट के आगे मज़हब का कॉलम दिया गया था, जैसे बड़ा डिमीनिंग होता है कि एक ख़ास पोस्ट, ख़ासकर वो इतनी सैनिटरी वर्कर्स का मैं जिक्र करूँगा, उसमें हमने कॉन्फ्रेंस लिया, पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप किया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने वो तमाम ऐसी जो है जो सर्विस रूल्स को उनको अमेंड कर दिया गया। अभी किसी भी पोस्ट के सामने मज़हब का कॉलम नहीं आएगा। कोटा हो सकता है अक़लीतों का हो, लेकिन कोई ये नहीं कि ये पोस्ट सिर्फ इस ख़ास मज़हब के लिए मखसूस है। एक ये है। दूसरा ये है कि ये एक होलिस्टिक चीज़ है, जिस तरह के अभी माशरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हुई, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में अवेयरनेस, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको हम स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह इसको अवेयरनेस करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो डिस्क्रिमिनेशन करना किसी भी बुनियाद पर, ये कानून भी, मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, कानून भी इजाज़त नहीं इसकी देता। लेकिन ये जो टॉलरेंस है, मैं समझता हूँ इसमें जो माशरे के जो अहम इकाई है फैमिली, उस पर बच्चों की तरबियत भी ऐसी होनी चाहिए पेरेंट्स की कि वो एक टॉलरेंस की बुनियाद पर चलें, किसी को किसी वजह से भी किसी खिलाफ तज़दीक में अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तो इसमें जो है मीडिया का रोल बहुत अहम है। हमारा जो कमीशन का एक ये भी है कि प्रमोशन एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल, इससे हम कोलैबोरेट भी करते हैं। और हमारे आज के शो का मकसद भी है। मोहसिन मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कवानीन किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अगर किसी को कहीं लग रहा है कि उसके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप तक लोग आ सकते हैं? बहुत सारे कवानीन हैं जो स्पेशल लॉ कहलाते हैं, जिसमें अभी जैसे हमारे फाजिल दोस्त ने भी जिक्र किया। उसके अलावा लेबर लाज हैं जिनमें आपके सोशल सिक्योरिटीज़ के लाज हैं, लेबर कोड्स हैं,
फिर इसके अलावा अब आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे सहूलत दी गई है कि आप अपनी कंप्लेंट्स ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, और इवन आप रिट जुडिक्शन में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है और कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, तो कानून आपको और आइन आपको इजाज़त देता है कि आप डायरेक्टली आला अदलिया के साथ रुजू करें। और बहुत सारे मामलात में कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्पेशल लॉ बनाने का भी हुक्म दिया, जैसे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, तो वो उसकी ज़रूरत थी लेकिन अगर नहीं बन रहा था तो कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर उसके ऊपर वर्किंग हुई। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात में जहाँ पे वायलेशन क्लियर हो तो वहाँ पे कोर्ट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। और दूसरा उसके अलावा हमारी जो वकला तंजीमें हैं वो भी इस ज़मन में बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। और बल्कि आपको खुशाइन बात ये कहें कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट बार की जो सेक्रेटरी इलेक्ट हुई है सबाहत रिजवी, तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुई है। तो इसका मतलब ये कि अवेयरनेस है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोगों ने प्रोफेशनलिज्म की बेस पे सिलेक्ट किया है। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त जो है वो सिलेक्ट हुई हैं रबिया बाजवा, तो वो भी एक फ़ीमेल है और वो भी प्रोफेशनल है। तो लोगों ने ये नहीं देखा कि आपका ग्रुप कौन सा है या आपका जेंडर कौन सा है, उन्होंने देखा कि कौन प्रोफेशनल है और लोगों ने प्रोफेशनल को वोट दिए और बगैर डिस्क्रिमिनेशन के दिए हैं। तो हमारी बार मेरे ख्याल में बड़ी प्रोग्रेसिव जा रही है। इवन अदलिया भी देखें तो जैसे आयशा मलिक साहबा इस वक्त वहाँ पे बीइंग सुप्रीम कोर्ट का जज काम कर रही हैं और हिस्ट्री की पहली वो पाकिस्तान की खातून जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। इस तरह लाहौर में हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहबा की बहुत ज़्यादा डिस्पोजल है केसेस के अंदर। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा पॉजिटिव सारी चीज़ों में जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब लोग जो हैं वो राबिता अदालतों की तरफ इसलिए नहीं करते कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बार बार उन्हें आना पड़ता है, डेट्स दी जाती हैं, फिर उसके बाद एक और ये चीज़ है कि जी उतने आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। अब फिर इन चीज़ों से हट के लोग फिर एक साइड पे बैठ जाते हैं। बात बड़ी वैलिड है आपकी, और इसके ऊपर देखें हमें उसको सिर्फ करंट सामने वाले सीन पे तो मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन वो ठीक कैसे होगा ना, ठीक इस तरह से नहीं होगा। ठीक उसके लिए लॉ चेंज करने पड़ेंगे आपको। सेम वही पुलिस है और वही ड्राइवर्स हैं, मोटरवे पे जाते हैं तो डिफरेंट एटीट्यूड के साथ हैं, और यहाँ पे इसी रोड पे हैं तो डिफरेंट के साथ है। तो आप लॉज को अपडेट नहीं करते, लॉज आपके 200 साल पुराने हैं और कॉलोनीज के लिए हैं, लोगों के ऊपर ग्रिप रखने के लिए, लोगों को अपने काबू में रखने के लिए हैं, इक्वलिटी देने के लिए नहीं है। जहाँ पे जो लोग सर्विस करके जाते थे उनको जाके तो यूके में वापस सर्विस नहीं करने दी जाती थी क्योंकि उनका वो टेम्परामेंट ही गलत हो चुका होता था। तो हमें अपने वो लॉज बदलने हैं। ये जो लैंड क्रूजर लेके घूमते हैं ACDCs, इनकी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है इनको, ये काम करोला में भी जा सकते हैं। बाकी जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं उनकी मुराद भी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनका कैफेटेरिया का रेट देखें तो मैं कहता हूँ सिर्फ वो कैफेटेरिया के रेट कर दें तो हमें आटे के लिए लाइन में ना लगना पड़े, वो सबके लिए कर दें। तो वहाँ की जो मुराद याफ्ता तबका है उसकी मुराद को रोकें। उनके पास ऑलरेडी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको स्टेट बेस पे सारे वसाइल जो है अपने पास लेके जाने चाहिए। जब स्टेट के वसाइल इक्वलिटी के साथ नीचे जाएंगे तो मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें ऑटो पे बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। सर मुझे ये बताइएगा, आप कोई ऐसी हेल्पलाइन आपसे डायरेक्ट रब्ता लोग कैसे कर सकते हैं अगर कहीं पे किसी को लग रहा हो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, आपसे रब्ता करने का तरीक़ेकार? जी, इसमें दो तीन है। एक तो हमारी वेबसाइट पे है, ईमेल के ज़रिए भी, फैक्स के ज़रिए भेजा जा सकता है। दूसरा एक हमारा पता भी वहाँ है जिसके तहत ख़त या दरख्वास्त लेटर के ज़रिए भी आ सकती है। दूसरा हमने हेल्पलाइन शुरू की है रीजनल ऑफिस लाहौर में 1413। उस हेल्पलाइन ये है अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन 9 to 5 ये ऑपरेट करती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है। तो किसी किस्म का ये हमने हेल्पलाइन शुरू की थी विमेन मैरिज राइट्स के हवाले से, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके बारे में शिकायत आ सकती है, चाइल्ड मैरिजेस हैं उनके बारे में आ सकती है, और भी जो भी शिकायत आती है हम उसको वहाँ से अगर फौरी तौर पर उनको एडवाइस देते हैं हम दे देते हैं। लेकिन अगर जिसमें एक्शन लेना है या और एजेंसीज को या पुलिस है, जो भी एजेंसी है, अगर कोई एप्लीकेशन आती है आप तक आते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह उसको हल करता है, मुझे ये आपसे जाने, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, वो आपकी वर्क प्लेस है, वो आपके मजहब से रिलेटेड है, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, आपने किस तरह ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट तक रजू करना है और उसका वक्त क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।